तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी कर देती हूं। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद किया और तेजी से आगे बढ़ी और देव पर हमला कर दिया। देव को उस हमले का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जगह से गायब हो गया, जिससे नीलम का वार खाली चला गया। नीलम यह देखकर बहुत ही हैरान हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर कोई मार्शल आभा की पहले स्तर का इंसान उसके वार को कैसे टाल सकता था। उसने हैरानी से देव की तरफ देखा। उसने देखा कि देव अपनी शक्तियों को बाहर कर रहा है, मगर यह शक्ति बहुत ही अजीब थी। उसने आज से पहले ऐसी शक्ति को महसूस नहीं किया था। पर उसने अपने सर को झटक दिया और अपनी शक्तियों को बाहर करने लगी। जैसे जैसे नीलम अपनी शक्तियों को बाहर कर रही थी, वैसे वैसे आसपास का माहौल और भी ठंडा हो रहा था। नीलम ने दोबारा देव से बोली, बच्चे, अब तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम किसके सामने खड़े हो। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को और भी तेजी से अपनी तलवार में डालना शुरू कर दिया, जिससे उसकी तलवार की शक्ति और भी खतरनाक हो गई। वह आगे बढ़ी और देव पर हमला कर दिया। देव ने अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट किया, जिससे उसके चारों तरफ हल्की हल्की 5 रंग की शक्ति फैल गई। जैसे ही देव उससे टकराया, वह कुछ दूर जाकर गिरा, मगर उसके बाद उसने देखा कि उसके सीने पर हल्का सा घाव बन गया है। मगर देव ने देखा कि उसके घाव अपने आप भर रहे हैं। जब देव ने यह देखा तो वह बहुत ही हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि जो उसने सोचा था उसके बिल्कुल उलट हुआ था। मगर देव अब हल्की हल्की डिवाइन बॉडी के बारे में जान रहा था। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह दोबारा से खड़ा हो गया। उसे और कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। जैसे ही नीलम ने यह देखा, वह बहुत ही हैरान हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर उसने मार्शल स्पिरिट के चरम के योद्धा पर भी हमला किया होता तो वह आसानी से घायल हो जाता। पर यह कैसे हो सकता था? मगर देव पर उसके किसी भी हमले का कोई भी असर नहीं हुआ, जिससे नीलम का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह दोबारा उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहां पर रोहित आ गया। उसने कहा, नीलम, यह क्या कर रही हो तुम? अपने ही अलायंस के योद्धा पर हमला कर रही हो। उसकी बात सुनकर नीलम उसे घूरने लगी। तभी वह बोली, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? उसकी बात पर रोहित बोला, हाँ, यही देव है। उसकी बात सुनकर नीलम को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, तो दीदी ने इस बच्चे को शामिल किया है अपने ग्रुप में। उसकी बात पर रोहित ने बस हाँ में सर हिला दिया। उसकी बात पर नीलम का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, दीदी का दिमाग खराब हो गया है कि वह एक बच्चे को शामिल कर रही है। उसके बाद वह नंदिनी के घर के अंदर जाने लगी, मगर वह जैसे ही जाने वाली थी तभी उसके कानों में देव की आवाज आई, आप तो उस बच्चे को निहत्था होने के बाद भी नहीं हरा पाई, ये बात भी उन्हें बता दीजिएगा। उसकी बात सुनकर नीलम का गुस्सा उसके हद से बाहर हो गया। वह जल्दी से देव के पास पहुंची, उसके करीब जाने लगी। उसके बाद वह बोली, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे वार से बच सकते हो? मैंने तुम पर नरमी बरती ताकि तुम ज्यादा घायल ना हो जाओ। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, अच्छा तो यह बात है, चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूं। उसके बाद देव रोहित की तरफ मुड़ा और बोला, सीनियर, आपको मालूम है कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना नॉर्मल हमला किया था कि जिससे लड़कर मेरे पीछे की चोटी ही गिर गई थी। उसकी बात सुनकर नीलम सकपका गई। उसके बाद वह बोली, यह तो आम बात है, क्योंकि मैंने पहले से ही उस पर हमला किया था, जिसके वजह से उस पर पहले से ही दरार थी, इसलिए जब गिरने लगा तो वह ढह गया। उसकी बात पर रोहित और देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी रोहित बोला, जूनियर भाई, मैं जानता हूं कि नीलम सही बोल रही है, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी बात पर नीलम अपने सर को उठाकर देव की तरफ देखने लगी। उसके बाद वह बोली, समझे तुम, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हड्डी मेरे हाथों टूट जाए और दीदी मुझे इसका जिम्मेदार समझे। उसी बाद उसने अपने बालों को झटका और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद दोनों लड़के हंसने लगे। तभी रोहित देव के पास गया और बोला, जूनियर, क्या तुम सही हो? तुम नहीं जानते कि इस अकादमी में कितना बड़ा बवाल होने वाला था। लीडर का गुस्सा उनके हद के बाहर हो गया था। जब तुम तीसरे ट्रायल में चले गए थे, उन्होंने अकादमी के बड़े बुजुर्गों को साफ साफ धमकी दिया था कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो अकादमी के लिए यह सही नहीं होगा। यही नहीं, उसने चंडाल समुदाय के बड़े बुजुर्ग
काल भैरव से भी समाधि से बाहर आकर भिड़ गई थी। वह धमकी दे रहा था कि हम लोग तुम्हें उसके हवाले सौंप दें। उसकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, सीनियर, क्या आप मुझे सही से बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है? पूरी बात। उसकी बात पर रोहित बोला, ठीक है जूनियर। उसके बाद उसने देव को समाधि से बाहर से लेकर अब तक की सभी बातें बता दी। जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसके अंदर नंदिनी को लेकर एक इज्जत की भावना आ गई। वह जानता था नंदिनी को उसकी फिक्र है, मगर इस हद तक कि वह उसके लिए एक पूरे समुदाय से लड़ जाए, इतना उसके लिए आज तक तो किसी ने भी नहीं किया। और उसकी यही बात थी जो देव को उसके करीब लाने के लिए काफी था, मगर देव को अभी इसका एहसास नहीं हुआ। उसने सर को झटका। उसके बाद वह बोला, मगर मैं अभी रहूंगा कहां पर? उसकी बात पर रोहित ने कहा, जूनियर, शायद तुम्हें हैरानी होगी, मगर तुम्हें अभी लीडर के घर ही रहना होगा। वही बताएगी कि तुम्हें अभी कहां पर रहना है। देखो, सभी नंदिनी अलायंस के पास अपना एक एक पहाड़ है जिस पर वे लोग एक साथ रहते हैं, मगर लीडर के पास सिर्फ 10 ही पहाड़ हैं, क्योंकि नंदिनी अलायंस में सिर्फ 10 लोग ही थे। अब तुमको लेकर 11 लोग हो गए तो तुम्हें लीडर से बात करनी पड़ेगी। मगर तुम्हें इस बात की हैरानी होगी कि आज तक लीडर के घर में कोई भी लड़का नहीं गया था, मगर तुम तो उनके कमरे तक चले गए थे। अगर मैं कहूं कि तुम ऐसे ही कितने लड़कों के दुश्मन बन चुके हो। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, सीनियर, हर कोई देव राठौड़ नहीं है। यह कहते वक्त देव के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके बाद दोनों हंसने लगे। तभी रोहित ने देव से बोला, जूनियर भाई, तुम अकादमी रैंकिंग में आने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम शायद आराम से टॉप 5 में पहुंच जाओगे। उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, बात यह है कि मैं ज्यादातर लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूं। उसकी बात पर रोहित को हिचकी आ गई। वह हैरानी से देव को देखने लगा। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और बोल सकते हो? उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है? मैं लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूं। उसकी बात पर रोहित अपनी आंखें फाड़े बस देव को देखने लगा, क्योंकि देव वह था जिसके आने से पहले ही अकादमी के छात्र से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई जानता था, और वह इंसान यह बोल रहा था कि उसे लो प्रोफाइल रहना पसंद है। उसके बाद पर देव बोला, सीनियर, आपका निवास कौन सा है? उसकी बात पर रोहित बोला, जूनियर भाई, जो सामने का पहाड़ है मैं उसी पर रहता हूं। तुम जब चाहो वहां पर आ सकते हो। वहीं इस वक्त देव और रोहित बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वही लड़का आ गया जिसकी मुलाकात देव से 6वें स्तर पर हुई थी। उसने आते ही देव को सही सलामत देखा तो उसे ऐसे लगा कि किसी ने उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। जब देव ने उसे ऐसे देखा तो वह बोला, क्या बात है सीनियर, आप कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। उसकी बात पर वह लड़का देव के ऊपर भड़क गया। उसने कहा, जूनियर भाई, तुमने मुझसे वादा लेकर मेरी जान को खतरे में डाल दिया है। तुमने आखिर सीनियर पर क्या जादू किया है कि जब से तुम अंदर गए थे उन्होंने सबकी हालत खराब करके रखा हुआ है। यही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं भी हूं और वह मुझे भी नहीं छोड़ने वाली थी। अब बताओ मेरी क्या गलती है? पिछले 1 सप्ताह से मैं सही से सोया नहीं। उसकी बात पर देव बोला, अरे सीनियर, आप तो बहुत भावुक लग रहे हैं। चलिए, आपको मैं बाहर से घुमा लाता हूं, साथ में आपका मन भी फ्रेश हो जाएगा। उसकी बात पर वह लड़का, जो कोई और नहीं संदीप था, उसने कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर नहीं जाने वाला। मैंने तुमसे सिर्फ बात की थी तो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। अगर तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? उसकी बात पर देव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसके बाद वह बोला, सीनियर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं हूं ना, आपको किसी का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अब कहीं भी नहीं जाने वाला और सीनियर रोहित तो हमारे साथ ही है। उसकी बात सुनकर रोहित की आंखें भी गहरी हो गईं, क्योंकि वह नंदिनी का गुस्सा अच्छे से जानता था। इसीलिए वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वह बोला, जूनियर भाई, आप दोनों घुमाओ, मुझे अभी बहुत काम है, जो पेंडिंग है उसे भी करना है। उसकी बात पर देव ने बहुत ही मासूम चेहरा बना लिया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, मैंने तो आपको अपना बड़ा भाई मान लिया था, पर आपने मेरा दिल तोड़ दिया। इस बात की उम्मीद नहीं थी आपसे। जब रोहित ने उसके चेहरे को देखा तो वह मना नहीं कर पाया। वह बोला, ठीक है, मैं चलूंगा, मगर हम लोग बहुत जल्द ही आ जाएंगे।
उसकी बात पर देव ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। वहीं इस वक्त नीलम नंदिनी के कमरे में चली गई। उसके बाद वह बोली, दीदी, आपने उस बदतमीज लड़के को अपने अलायंस में क्यों शामिल किया? उसकी बात सुनकर नंदिनी उसे घूरने लगी। तभी वह बोली, तुम शायद भूल गई हो कि मैं अपनी बात का किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देती। जब नीलम ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, दीदी, मैं तो भूल गई थी। आज तक मेरी जिस बहन के घर के दरवाजे तक कोई लड़का नहीं आया, आज मेरी बहन के कमरे तक पहुंच गया। क्या बात है, क्या बात है? उसकी बात सुनकर नंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हारा बकवास हो गया है? तो अब तुम जा सकती हो। उसकी बात पर नीलम बहुत चिढ़ गई। उसके बाद वह बोली, दीदी, आप जानती हो ना कि मैं आपकी बहन हूं और सिर्फ आपकी वजह से ही यहां पर आई हूं। उसकी बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, कैसे बहन? नहीं मेरा तुमसे कोई नाता है और न ही उस परिवार से। जब मेरी मां मरी थी उसी वक्त से मेरा उस परिवार से नाता टूट गया था। इसीलिए तुम मुझे दीदी ना बोलो तो ही अच्छा है। उसकी बात सुनकर नीलम थोड़ा सीरियस हो गई। उसके बाद वह नंदिनी के सामने चली गई। उसके बाद वह बोली, आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल दो कि आपको मुझसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे यह वादा करती हूं कि अभी यहां से चली जाऊंगी। उसकी बात पर नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। उसके बाद इधर उधर देखने लगी। तभी नीलम दोबारा से उसके सामने चली गई। उसके बाद वह बोली, दीदी, यह क्या हुआ? आप बोल दो मेरी आंखों में आंखें डालकर, मैं यहां से चली जाऊंगी। उसके बाद वह बोली, आप नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती कि हमारे परिवार ने आपके साथ क्या किया और आप उस परिवार को स्वीकार करती हैं कि नहीं। मुझे खुद से फर्क पड़ता है कि मेरी बहन क्या करती है। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद वह बोली, नीलम, मैं चाहती हूं कि तुम अभी यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें खराब लगे। उसकी बात पर नीलम ने उससे ज्यादा कुछ नहीं बोली। वह वहां से जाने लगी, मगर जाते वक्त वह बोली, दीदी, आप इस बात का ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए और कोई आपके पास हो या ना हो, आपकी छोटी बहन आपके पास थी और आपके पास ही रहेगी। उसकी बात पर नंदिनी ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद नीलम वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नंदिनी अपने बिस्तर पर गिर गई। इस वक्त उसे उसकी पुरानी यादों ने घेर लिया था। इस वक्त उसकी आंखें नम हो गईं। तभी उसने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, मैं क्यों उन लोगों के बारे में सोचकर परेशान हो रही हूं जो मेरी जिंदगी में मायने ही नहीं रखते। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह कल्टीवेशन के रूम में बैठ गई और कल्टीवेशन करने लगी। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ देव, रोहित और संदीप किसी तरह अकादमी से बाहर आ गए थे। तभी देव बोला, सीनियर, आज आपको जो भी खाना हो आप मेरे तरफ से खा सकते हो। उसकी बात पर संदीप के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, जूनियर भाई, इसकी क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर भाई, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे आपको पार्टी नहीं दे सकता? आप पिछले 7 दिनों से मेरे वजह से परेशान थे, इसीलिए इतना करना तो बनता है। आप इसे मना नहीं कर सकते। उसकी बात पर संदीप के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं मान जाता हूं, पर सीनियर को मालूम हुआ तो वह तुमको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर, आप चिंता ना करो, मैं संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर भाई, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे आपको पार्टी नहीं दे सकता? आप पिछले 7 दिनों से मेरे वजह से परेशान थे, इसीलिए इतना करना तो बनता है। आप इसे मना नहीं कर सकते। उसकी बात पर संदीप के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं मान जाता हूं, पर सीनियर को मालूम हुआ तो वह तुमको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर, आप चिंता न करो, मैं संभाल लूंगा। देव की बात सुनकर तीनों बिल्कुल शांत हो गए। उसके बाद देव ने उनकी तरफ देख, उसके बाद वह बोला, सीनियर, आप लोग चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। उसकी बात पर तीनों राजी हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है मास्टर। दोनों वापस चले गए। जैसे ही तीनों अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक कोने में टेबल खाली थी। वे लोग जाकर वहां पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें मंगवा दी। कुछ देर तक वे लोग खाते रहे। उसी वक्त देव के कानों में एक आवाज आई। किसी ने कहा, अरे,
जानते हो, आज कई 100 सालों के बाद अकादमी का शक्ति स्तंभ जला है। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी बोला, आपको शायद नहीं मालूम, पर जो भी पूरे शक्ति स्तंभ को जागृत करता है वह देवपुत्र बनता है। यह बात सुनकर देव थोड़ा हैरान हुआ। उसने रोहित से पूछा, सीनियर, यह कब की बात है? उसकी बात सुनकर रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने देव से बोला, जूनियर भाई, यह तुम्हारी बात कर रहा है। उसकी बात पर देव बोला, पर यह देवपुत्र क्या होता है? उसकी बात पर दोबारा से रोहित बोला, जूनियर भाई, मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम, पर देवपुत्र अकादमी के पहले मास्टर का शिष्य को बोला जाता है, जिसकी वजह से उसका ओहदा अकादमी मास्टर के बाद होता है, या यह कहें कि वही दूसरा लीडर होता है। उसकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वह ज्यादा दिन इस अकादमी में है नहीं। कुछ ही पल में वह इस अकादमी से चला जाएगा। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद बोला, ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद वह रोहित से बोला, सीनियर, आप लोगों को और कुछ चाहिए? उसकी बात पर उन्होंने हां में सर हिला दिया। उसके बाद संदीप बोला, जूनियर भाई, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी मदिरा का भी सेवन कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर देव बहुत हैरान हुआ। उसने रोहित की तरफ देखा। वह बोला, सीनियर, आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर रोहित बोला, जूनियर भाई, जब तक पीते नहीं तब तक किसी पार्टी का मजा ही नहीं आता। उनकी बात पर देव थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसके बाद वह बोला, दरअसल बात यह है कि मैंने आज तक मदिरा का सेवन नहीं किया। उसकी बात सुनकर वे लोग बहुत हैरान हुए और उसी हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी रोहित बोला, जूनियर भाई, मुझे लगता है कि तुम अभी तक बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें अभी भी बहुत सोचना पड़ रहा है। फिर ये बोला, देखो जूनियर भाई, आदमी मर्द तभी बनता है जब वह मदिरा पीता है। यहां पर मैं शराब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं और न ही यह बोल रहा हूं कि यह अच्छा है, बस कहानी के हिसाब से डालना पड़ा। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह थोड़ा हिचकिचाया। उसके बाद वह बोला, नहीं, आप लोग लें। उसके बाद उसने वेटर को बुलाया और बोला, तुम इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा मदिरा लेकर आओ। देव की बात सुनकर वेटर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने देखा कि देव नॉर्मल कपड़ों में था। वह यह बात नहीं जानता था कि देव अभी उस मदिरा का दाम चुका पाएगा। जब देव ने उसे वहीं पर खड़ा देखा तो वह बोला, आप जा क्यों नहीं रहे? आपको जो बोला गया है वह लाओ। उसकी बात सुनकर वह वेटर बोला, ठीक है। उसके बाद वह वहां से चला गया। पल भर में वह 3 मदिरा की बोतल लेकर आ गया और उन्हें देकर चला गया। उसके जाने के बाद तीनों ने पीना शुरू कर दिया। देव ने एक घूंट लिया और एक बार में ही पी गया और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही देव ने यह किया, आसपास जितने भी लोग थे, यहां तक कि संदीप, रोहित और वह वेटर भी उतना ही हैरान था। उसने बार बार देव को देखना शुरू कर दिया। तभी उसके कानों में देव की आवाज आई, क्या यह मदिरा है? पर इसमें तो कोई भी नशा नहीं है। थोड़ी अच्छी मदिरा दो। मैंने तो सुना है कि जब हम मदिरा पीते हैं तो हमें नशा होता है। उसकी बात सुनकर तो सभी के मुंह से मदिरा बाहर आ गई और हैरानी भरी नजरों से देव की तरफ देख रहे थे, क्योंकि देव के हाथ में जो मदिरा था वह इस दुकान का ही नहीं, शहर का भी सबसे महंगा और ताकतवर मदिरा था। और वह बोल रहा था कि उस शराब से उसे नशा ही नहीं हो रहा है। उसकी बात सुनकर रोहित ने एक घूंट लिया, मगर शराब बहुत तेज थी। वह एक भी घूंट ठीक से नहीं पी पाया। वह दोबारा देव से बोला, जूनियर भाई, यह क्या है? उसकी बात सुनकर देव ने हां में सर हिलाया। उसके बाद उसने रोहित की शराब को लिया और उसे एक ही घूंट में पी गया। रोहित की आंखें बाहर आ गई थीं। वह जानता था कि वह शराब बिल्कुल अलग थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, मगर वह बेचारा क्या जानता था कि डिवाइन बॉडी होने की वजह से उस पर कोई भी नशा काम नहीं करने वाला था। उसके बाद उन्होंने वेटर से बोला कि वह और बोतल लेकर आए। उसकी बात सुनकर वे लोग बहुत ही हैरान हुए। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। एक छोटा सा बच्चा इतनी महंगी मदिरा को इतनी आसानी से कैसे पी सकता है? इसीलिए सभी रोमांच भरी नजरों से देव की तरफ देखने लगे। ऐसे ही करके उन तीनों ने कई सारी बोतलें खत्म कर दी थीं। यही नहीं, संदीप और रोहित तो कब के टल्ली हो गए थे, पर देव को इससे सिर्फ हल्की हल्की नशा हो रही थी। देव काउंटर के पास गया और काउंटर पर बैठी लड़की से बोला कि कितने पैसे हुए। उसकी बात पर वह लड़की बोली, मास्टर,
आपका 20,000 सोने के सिक्के हुए। उसकी बात पर देव को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, यह कैसे हो सकता है? उसकी बात पर वह लड़की बोली, मास्टर, दरअसल यह एक खास मदिरा है। इसकी एक बोतल मदिरा की कीमत 1,000 सोने के सिक्के है और आप लोगों ने अभी तक 19 मदिरा का बोतल खत्म कर दिया है। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी हैरानी हुई। उसके बाद वह बोला, क्या फायदा आपके मदिरा का खास होने का जब मुझे उससे कोई नशा ही नहीं हुआ? मुझे लगता है कि वह मदिरा ही बेकार था। उसकी बात सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या देव इंसान ही है ना, या कोई राक्षस इंसान की शक्ल में उनके आसपास घूम रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि देव ने शराब को पिया मगर उसे नशा भी नहीं हुआ? मगर उसने अपनी आंखों से देखा था कि देव ने 14 से ज्यादा मदिरा का बोतल खुद पिया था। बाकी के बोतल उन्होंने मिलजुल कर पिया था। जैसे ही देव ने अपने आप को संभाला, उसके बाद वह बोली, आप इसके लिए हमें माफ कर दें मास्टर, पर मैं अपने रेस्टोरेंट से इतना कर सकती हूँ कि आपको 5,000 सोने के सिक्के माफ कर दूं। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। उसकी बात पर देव बोला, ठीक है, पर आप लोग अच्छी शराब का इंतजाम करो, ये किसी काम का नहीं है। उसकी बात पर अब काउंटर वाली लड़की का सर फटने को था, मगर उसने अपने आप को संभाला और बोली, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। इस वक्त देव के दोनों तरफ रोहित और संदीप थे। उसने उन दोनों को अपने से सहारा देकर रखा हुआ था, इसीलिए उसे इस वक्त बहुत परेशानी हो रही थी। उसने किसी तरह दोनों को अकादमी के बाहर लेकर आ गया था, मगर अब उसे थोड़ा डर भी था। तभी एक पल के लिए उसे नंदिनी का ख्याल आया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि इस वक्त वह बच नहीं सकता, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रोहित और संदीप को किसी तरह लेकर सबसे छिपाते हुए रोहित के घर पहुंच गया और उसने उन दोनों को वहीं पर लिटा दिया। अभी वह उठने वाला था कि उसे महसूस हुआ कि वहां पर कोई बहुत ही तेजी से आ रहा है। देव को समझ में आ गया कि वह कौन हो सकता है, इसीलिए वह भी नशे में होने का ड्रामा करने लगा। यही नहीं, देव भी वहीं जमीन पर लेट गया। उसी वक्त वहां पर नंदिनी आ गई, मगर उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गईं। जब उसने देव को ऐसे देखा, वह देव के पास गई। उसके बाद उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उसके अंदर से मदिरा की बदबू आ रही थी। एक पल के लिए नंदिनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, मगर फिर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने देव को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके बाद उसने रोहित की तरफ गुस्से में देखा। उसने एक पर्चा लिखकर रोहित के टेबल पर रखा और देव को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। देव को समझ में आ गया कि उसका गुस्सा अब रोहित पर फूटने वाला है। यही नहीं, उसका गुस्सा उसे भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए देव ने अपनी आंखें खोल ली और नंदिनी की तरफ देखने लगा, मगर इस वक्त उसकी आंखों में एक शरारत थी। उसने नंदिनी से बोला, सीनियर, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। उसकी बात सुनकर नंदिनी उससे घूरने लगी और बोली, तुम चुप रहो, तुम्हें तो सुबह देखूंगी। उसने उंगली अपने होंठ पर रख लिया। नंदिनी वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी देव दोबारा बोला, आप सच में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। उसके बाद देव ने अपने हाथों से नंदिनी के दोनों मुलायम गालों को पकड़ लिया। उसके बाद वह बोला, बस आपके इन क्यूट गालों पर गुस्सा आपकी खूबसूरती को कम कर देता है, मगर फिर भी आप मुझे बहुत क्यूट लगती हो। उसकी बात पर नंदिनी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। वह जानती थी देव इस वक्त नशे में है, इसीलिए वह अपनी भावनाओं को नहीं छुपा पाई। उसे उस वक्त एक अलग सा एहसास हो रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। जब देव ने उसकी हालत को देखा तो वह बोला, अर्ज है, ये चांद भी फीका है हुस्न के सामने। इन गुलाबों की खुशबू भी कम पड़ जाए आपकी खुशबू के सामने। आपकी मुस्कान के आगे सितारे भी झुक जाते हैं। आपकी आंखों के आगे ये दुनिया भी रुक जाती है। आपकी हंसी के आगे ये फूल भी मुरझा जाते हैं। आपकी बातों में वो जादू है जो दिल को छू जाते हैं। आपकी आंखों में वो कशिश है जो दिल को बहला देती है। आपकी हर अदा हमें दीवाना बना देती है। जब नंदिनी ने उसकी टूटी फूटी शायरी सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर यह बहुत ही कम वक्त के लिए था। लेकिन देव ने उसे नोटिस कर लिया। उसके बाद वह बोला, अब बनी ना आप खड़ूस सीनियर से क्यूट सीनियर। उसकी बात पर अब नंदिनी को चिढ़ हो गई थी। देव को इस वक्त उसे परेशान करने में मजा आ रहा था। वह यह बात भी जानता था कि यह मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए वह बोला, आप जानती हैं सीनियर,
आपको छोड़कर सभी लड़कियां बहुत ही बुरी होती हैं, सिर्फ आपको छोड़कर। यह सुनकर पता नहीं क्यों मगर नंदिनी को उसका बकवास भी अच्छा लग रहा था। उसने एक बार दोबारा देव की तरफ देखा और बोली, और ऐसा क्यों है कि मुझे छोड़कर सभी लड़कियां बुरी हैं? उसकी बात सुनकर देव बोला, आपके अंदर कोई भी धोखा या किसी से भी बैर नहीं है। आप जैसे अंदर से हो वैसे ही आप बाहर हो। मैं यह भी जानता हूं कि आप जिस तरह बाहर से सख्त हो, अंदर से आप बहुत ही नरम हो, मगर आज तक आपको कोई मिला ही नहीं जो आपकी सॉफ्टनेस को बाहर ला सके। मगर मैं हूं ना, आपकी सभी परेशानी यूं खत्म कर दूंगा और आपको दोबारा से हंसने पर मजबूर कर दूंगा। यह कहकर उसने दोबारा नंदिनी के दोनों गालों को किसी बच्चे की तरह पकड़ लिया था। देव यह बात नहीं जानता था कि उसने मजाक मजाक में ही कितनी बड़ी बात बोल दी थी। उसे लग रहा था कि उसने ऐसे ही बोल दिया है, मगर नंदिनी के लिए यह किसी बड़े समुद्र में घूमते हुए किसी मुसाफिर को एक जमीन मिलने के जैसा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद वह तेजी से अपने घर पर पहुंच गई। देव को समझ आ गया कि अभी कुछ हुआ है, जिससे अचानक से नंदिनी का एक्सप्रेशन बदल गया है। उसने सोचा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मगर वह इस वक्त कुछ भी नहीं बोल सकता था। वह जानता था कि अगर वह वहां से भागा तो उसे अच्छी खासी मार पड़ सकती है, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं नंदिनी उसे एक कमरे में लेकर गई। उसके बाद उसने उसे वहीं पर सुला दिया। उसने एक बार आंख भरकर देव को देखा। उसके बाद उसने उसे कंबल ओढ़ाकर चली गई। उसके जाने के बाद देव को आज लगा कि नंदिनी न चाहकर भी उसके लिए कुछ मायने रखने लगी थी। देव को एक पल के लिए लगा कि क्या वह नंदिनी को पसंद करने लगा है, मगर उसने अपने सर को झटक दिया। उसके बाद उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? वह सिर्फ देविका का है। मगर वह यह भी जानता था, नंदिनी ने उसके लिए इतना कुछ किया था जितना आज तक किसी ने देव के लिए नहीं किया था। देव को यह सब सोचकर बहुत हैरानी हो रही थी, जिसके वजह से वह सो नहीं पा रहा था, जिसके वजह से वह आत्मा स्थान में चला गया। जब देव आत्मा स्थान में गया तो उसने देखा कि आज का नजारा बदला हुआ था। उसने देखा कि सम्राट अपनी जगह पर बैठा हुआ था और जैस्मिन और लूसी उसके ऊपर बैठे हुए थे। जब देव वहां पर गया तो उसने कहा, क्या बात है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसको देखते ही जैस्मिन बहुत खुश हुई। वह तेजी से सम्राट के शरीर से कूद गई और तेजी से उसकी तरफ भागने लगी। देव अब भी उसे संभालने वाला ही था कि अचानक से जैस्मिन उसके सामने आई और कूदकर उसे गले लगा लिया। उस वक्त जैस्मिन के दोनों पैर जमीन से ऊपर थे। जब देव आत्मा स्थान में गया तो उसने देखा कि आज का नजारा बदला हुआ था। उसने देखा कि सम्राट अपनी जगह पर बैठा हुआ था और जैस्मिन और लूसी उसके ऊपर बैठे हुए थे। जब देव वहां पर गया तो उसने कहा, क्या बात है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसको देखते ही जैस्मिन बहुत खुश हुई। वह तेजी से सम्राट के शरीर से कूद गई और तेजी से उसकी तरफ भागने लगी। देव अब भी उसे संभालने वाला ही था कि अचानक से जैस्मिन उसके सामने आई और कूदकर उसे गले लगा लिया। उस वक्त जैस्मिन के दोनों पैर जमीन से ऊपर थे। इस वक्त जैस्मिन बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उससे लिपट गई थी, जैसे कि किसी बच्चे से बहुत दिन बाद उसके गार्जियन मिले हो। देव ने उसे संभाला। उसके बाद वह उसे ऐसे ही लेकर असुर महल के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि पूरे महल का हुलिया बिगड़ गया था। जब जैस्मिन ने उस महल को ऐसे देखा तो उसने अपना सर देव के गर्दन में छिपा लिया कि कहीं देव उसे डांटने न लगे। तभी देव बोला, यह कैसे हुआ? उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने धीरे से अपना सर उसके गर्दन से बाहर निकाला। उसके बाद वह बोली, मालिक आप रुको, मैं आपको अभी बताती हूं। उसके बाद उसने अपने हाथों से अपनी ठुड्डी पर रख दिया। उसके बाद वह सोचते हुए बोली, मालिक यह सब उस लूसी ने किया है। मैं उसे समझा रही थी कि आप डांटोगे, मगर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही जैस्मिन ने अपनी बात को पूरा किया तभी वहां पर लूसी आ गई। वह भी देव के सामने की टेबल पर बैठ गई। उसके बाद वह बोली, नहीं। उसने न में सर हिला दिया और अपनी भाषा में बोलने लगी कि यह सब उसने नहीं किया है। उसकी बात सुनकर देव दोबारा जैस्मिन की तरफ देखने लगा। जब जैस्मिन ने उसे ऐसे देखते हुए देखा तो वह बोली, मालिक अब यह झूठ बोल रही है। उसके बाद वह लूसी को घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, क्या तुमने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है?
उसकी बात पर लूसी उसे घूरने लगी। देव ने देखा कि इस वक्त वे दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद अचानक से देव के आसपास के माहौल में हलचल होने लगी। उसी वक्त सभी चीजें अपनी जगह पर आ गईं। जब जैस्मिन ने यह देखा तो उसे यह बहुत ही रोमांचक लगा। उसने देव से पूछा, मास्टर, आपने यह कैसे किया? मुझे भी करना है। उसकी बात सुनकर देव बोला, तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, क्या तब मैं ऐसे कर पाऊंगी? उसकी बात पर देव ने कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा दिया। उसके बाद उसने उसे अपने गोद में ही लेकर एक सोफे पर बैठ गया। उसके बाद वह बोला, क्या मैं तुमसे कुछ बातें पूछूं? उसकी बात पर जैस्मिन ने अपने हाथों को उसके गर्दन में लपेट लिया। उसके बाद वह बोली, मालिक, आप क्या जानना चाहते हो? पूछो। आप जानते हो ना कि मैं इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हूं। उसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, इसीलिए तो तुमसे जानना चाहता हूं। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, तो आप पूछें। उसकी इस बात पर जैस्मिन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद देव बोला, देखो, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा परिवार कहां पर है? उसकी बात पर जैस्मिन ने अपना सर को झुका लिया। वह बोली, मालिक, मुझे नहीं मालूम कि मेरी फैमिली कहां पर है। जब से मैंने अपनी आंखें खोली तब से सभी ने मुझे सिर्फ गुलामों की तरह ही रखा है, बस आपको छोड़कर, क्योंकि आप बाकियों से अलग हो। उसकी बात सुनकर देव ने उसे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि एक अनाथ का दर्द उससे बढ़कर कोई भी नहीं समझ सकता था। वहां तो गोल्डन ड्रैगन और देविका थे, जिन्होंने देव को जीने का नया मकसद दिया। वहीं इस वक्त जैसे ही देव ने अपने आप को संभाला, उसके बाद वह बोला, कोई बात नहीं, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करने वाला, क्योंकि मैं हूं। देव की बात पर जैस्मिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद देव ने एक गोली निकाली और लूसी को खिला दिया। जब लूसी ने उस गोली को देखा तो उसने जल्दी से इस गोली को झपट लिया। देव को यह देखकर हंसी आ गई। तभी उसके कानों में जैस्मिन की आवाज आई। उसने कहा, मालिक, मुझे भी यह खाना है। उसकी बात सुनकर देव बोला, नहीं, तुम यह नहीं खा सकती, यह सिर्फ लूसी के लिए ही है। मगर इस बार जैस्मिन ने उसकी बात नहीं मानी और बार बार जिद करने लगी। देव को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा। मगर वह क्या जानता था कि वह इस वक्त कितना ज्यादा हैरान होने वाला था। जैस्मिन ने उस गोली को लिया और उसे एक बार में ही खा गई। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब देव ने यह देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। उसने उसी हैरानी में जैस्मिन की तरफ देखा, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि यह गोली ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई आम योद्धा तो छोड़ो, कोई मार्शल स्पिरिट के लेवल का इंसान भी उस गोली को खा ले तो वह भी आसानी से इस गोली को नहीं पचा सकता। यह तो देव के पास डिवाइन बॉडी होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता था, साथ में वह मार्शल भावना के उच्च लेवल पर था। उसे हैरानी थी कि जैस्मिन कैसे इस गोली को खा सकती है। तभी देव ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, नहीं मालिक, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैंने कोई टॉफी खाई है। देव उसकी बात पर बहुत ज्यादा हैरान था। उसने अपने पास से एक गोली निकाली और उसे खिला दिया। जैस्मिन इससे बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद उसने उस गोली को लेकर खा गई, मगर इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ। देव की हैरानी अब बढ़ती जा रही थी। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद जैस्मिन ने एक और गोली खा ली। ऐसे करके 5 गोली खाने के बाद जैस्मिन बोली, मालिक, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मगर मैं यह समझ नहीं पा रही। उसी वक्त देव को लगा कि शायद यह शक्तियों की सीमा है, मगर वह गलत था। कुछ ही पल में सब नॉर्मल हो गया। इस वक्त देव के कानों में दोबारा जैस्मिन की आवाज आई, मास्टर, क्या आपके पास और गोली है? उसकी बात सुनकर तो अब देव की आंखें बाहर आ गई थीं। वह सोच रहा था कि क्या वह इंसान ही है ना, कि कोई राक्षस है जो गलती से उसके पल्ले पड़ गया है। मगर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, कोई ना, अगर कुछ होगा तो वह देख ही लेगा। मगर इस वक्त गोल्डन ड्रैगन भी नहीं थे कि वह उनसे इसके बारे में पूछता। मगर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपने पास से एक सफेद गांधार का फल निकाला, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जैस्मिन ने जैसे ही उसे देखा, वह बिना देव से पूछे उसने देव के हाथ से उस फल को लिया और देव उसे मना करता कि अभी उसने पहले उस फल को खा लिया। तभी उसके फल खाते ही अचानक से देव को महसूस हुआ
कि जैस्मिन के चारों तरफ की शक्तियों में कुछ गड़बड़ है। वहां पर अचानक से बहुत सारी शक्तियां फैल गईं। यही नहीं, लूसी भी आकर जैस्मिन के पास लेट गई। देव को यह सब थोड़ा अजीब लगा, मगर वह बस देखता रहा। उसी वक्त जैस्मिन देव के बाहों में ही सो गई। देव को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने जैस्मिन को उठाया और बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया और लूसी को भी वहीं पर सुला दिया। जैसे ही देव थोड़ा पीछे हटा, उसी वक्त वहां पर बहुत ही गहरी शक्तियां फैलने लगीं। यही नहीं, अचानक से वहां की शक्तियों में और भी हलचल होने लगी। उसी वक्त देव ने देखा कि चारों तरफ से सफेद रोशनी निकलने लगी। जैसे ही यह हुआ, अचानक से वहां की शक्तियों पर में एक बहुत ही राजसी शक्ति फैल गई, जो उसकी शक्तियों से कम नहीं थी। देव को मालूम था कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो राठौड़ परिवार को टक्कर दे सके, मगर जो इस वक्त देव के सामने था, देव उसे झुठला भी नहीं सकता था। तभी देव ने सोचा कि क्या जैस्मिन भी उसी तरह किसी बड़े परिवार से है जिसे अकेले छोड़ दिया है। सोचते हुए देव को एक पल के लिए बड़े परिवारों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? जैस्मिन एक आम लड़की है। देव यह कहकर अपने आप को मना रहा था, मगर वह यह बात नहीं जानता था कि देव चाहकर भी अपनी ही बात पर नहीं टिक पा रहा था। देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपने आप को शांत किया। वह जानता था कि वह चाहकर भी सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकता। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और बाहर गया। उसके बाद उसने अंगूठी से कुछ गोलियां निकाली और सम्राट को भी खिला दिया। कुछ ही गोली खाने के बाद सम्राट का भूख खत्म हो गया। जितनी भी एनर्जी लॉस हुई थी वह वापस आ गई। उसके बाद देव आत्मा स्थान से बाहर आ गया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि नंदिनी को शक हो, क्योंकि पहले ही बहुत बखेड़ा हो चुका था। देव वापस असली दुनिया में आ गया। उसके बाद वह जाकर सो गया। अगली सुबह जब देव की आंखें खुलीं तो उसे महसूस हुआ कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह नहीं चाहता था कि वह नंदिनी के सवालों से घिरे, इसीलिए वह जल्दी से उठा। उसने अपने कमरे से धीरे से अपना सर बाहर निकालकर देखा कि कहीं नंदिनी तो वहां पर नहीं है। जब वह नहीं दिखी तो अचानक से वहां से भागने लगा। उसी वक्त देव के कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, इस वक्त कहां पर जा रहे हो? उस आवाज को सुनकर देव ने खुद से बोला, सत्यानाश। उसके बाद वह मुड़ा और नंदिनी की तरफ देखने लगा। उसी वक्त वह बोला, अरे मैं जा रहा हूं, अपने लिए बाहर किसी काम से जाना है। उसी बात पर नंदिनी की कड़क आवाज आई, ऐसा क्या काम है जिसके बारे में मैं नहीं जान सकती? उसकी बात पर देव बोला, देखो मुझे अकादमी से कहकर अपने लिए एक घर लेना होगा। उसकी बात सुनकर वह उसे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, अच्छा ये बात है, और यहां पर रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे हां, प्रॉब्लम तो होगी। वहां पर जब तुम मदिरा पीकर आओगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। उसकी बात पर देव की आंखें बाहर आ गईं। वह बोला, सीनियर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं खुद पीने थोड़ी गया था, वह तो सीनियर मुझे लेकर चले गए थे। उसकी बात पर नंदिनी बोली, किसने बोला था तुमसे पीने के लिए? उसकी बात पर देव ने इधर उधर देखा। उसके बाद वह बोला, सीनियर आप जानती हैं ना कि आपका ओहदा इस अकादमी में क्या है, और मैं नहीं चाहता कि कोई आपके लिए बात बनाए, इसीलिए मुझे अलग घर में रहना ही अच्छा होगा। उसकी बात पर नंदिनी उसे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, तुम कहीं पर नहीं जा रहे और तुम आज से यहीं पर रहोगे, इसी घर में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, और तुम्हें भी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी बात सुनकर अब देव कुछ भी नहीं बोल सकता था, इसीलिए वह बोला, ठीक है सीनियर, इस बात का ध्यान रखूंगा कि आगे से। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस बात को अच्छे से समझ जाओ। आज तो मैंने माफ कर दिया, मगर आज के बाद तुम मदिरा नहीं पी सकते। अगर पीना हो तो इतना पीना कि तुम होश में रहो। उसकी बात पर देव अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वह यह भी जानता था कि उसे देव की फिक्र थी, इसीलिए उसने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह वहां से अचानक से, नंदिनी कुछ कहने ही वाली थी कि देव वहां से भाग गया। नंदिनी ने अपने दांत पीस लिए, इस लड़के की इतनी हिम्मत। उसके बाद वह भी अपनी जगह से गायब हो गई। वहीं इस वक्त देव अचानक से रोहित के घर के बाहर आ गया। वह जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि इस वक्त तक वे दोनों उठ चुके थे। देखते ही देव बोला, क्या बात है, आप दोनों कुछ ज्यादा ही आराम में लग रहे हो।
एक मेरी जिंदगी ही तबाह लगी पड़ी है। उसकी बात सुनकर रोहित ने एक चाय बनाई। उसके बाद वह बोला, अरे जूनियर भाई, क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, परेशानी वाली बात ही है। आप लोगों को ठीक ही कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। मुझे देखिए, सीनियर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। उन्होंने आज यह फरमान दिया है कि मैं उनका घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। मुझे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना होगा। उसकी बात अभी पूरी ही हुई थी कि अचानक से संदीप और रोहित के मुंह से चाय बाहर आ गई। तभी रोहित ने देव से पूछा, जूनियर भाई, आपने क्या कहा? लीडर ने आपसे बोला है कि आपको उनके साथ उनके ही घर में रहना है। उसकी बात पर देव ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी बात पर दोनों लड़कों की आंखें बाहर आ गई थीं। तभी रोहित बोला, यह कैसे हो सकता है? सीनियर अपनी रूल कैसे तोड़ सकती है? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। इस आवाज को सुनते ही दोनों के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। तभी उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर नंदिनी खड़ी थी, जो उन तीनों को घूर कर देख रही थी। उसे देखते ही देव को छोड़कर उन दोनों की हालत खराब हो गई। उसी वक्त नंदिनी देव के पास आई और बोली, तुम्हें भागने का बहुत शौक है, तो आज के बाद तुम जब यहां से जाओगे, आज तुम्हें किसी भी तरह रैंकिंग बोर्ड के 5वें स्थान के अंदर जाना है। और मैं नहीं जानती कि तुम यह कैसे करोगे, मगर तुम्हें यह करना होगा। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा घबरा गया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, यह कैसे होगा? इस बात को आप ही जानती हैं। इस आवाज को सुनते ही दोनों के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। तभी उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर नंदिनी खड़ी थी, जो उन तीनों को घूर कर देख रही थी। उसे देखते ही देव को छोड़कर उन दोनों की हालत खराब हो गई। उसी वक्त नंदिनी देव के पास आई और बोली, तुम्हें भागने का बहुत शौक है, तो आज के बाद तुम नहीं भागोगे। आज तुम्हें किसी भी तरह रैंकिंग बोर्ड के 5वें स्थान के अंदर जाना है। और मैं नहीं जानती कि तुम यह कैसे करोगे, मगर तुम्हें यह करना होगा। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा घबरा गया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, यह कैसे होगा? इस बात को आप ही जानती है। उसके बाद देव बोला, सीनियर, आप भी जानती हैं कि यह नामुमकिन है। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, यह तुम्हारी समस्या है, मेरे साथ रह रहे हो तो इतना तो करना ही होगा। उसके बाद नंदिनी ने रोहित को घूरा और बोली, अगर मुझे दोबारा मालूम हुआ कि किसी ने देव को दोबारा अपने साथ शराब पीने के लिए लेकर गया हुआ है, तो उसके साथ क्या होगा, मैं खुद भी नहीं जानती। उसके बाद वह वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद देव ने एक बार रोहित की तरफ देखा और बोला, सीनियर, मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? वह जब देखो मेरा सुख चैन बर्बाद करने में लगी है। उसकी बात पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, अगर आग के साथ रहोगे तो जलना तो पड़ेगा ही, मगर तुम यह नहीं जानते कि तुम अब अकादमी के सबसे बड़े दुश्मन हो। यही नहीं, जूनियर से लेकर सीनियर सभी तुम्हारे दुश्मन होंगे। उसकी बात पर देव हैरानी से उसे देखने लगा। फिर पूछा, सीनियर, मैंने क्या किया है? उसकी बात पर रोहित बोला, जूनियर भाई, शायद तुम नहीं जानते कि नंदिनी की छवि पूरे अकादमी में देवी की तरह है, और तुम इस देवी के पास भटक रहे हो, तो यह बात तो लाजिम है कि तुम उनके दुश्मन बनोगे। उसकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। वह बेचारा इसमें कर भी क्या सकता था, पर तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने रोहित से पूछा, तो सीनियर, क्या वे लोग मुझसे लड़ेंगे? उसकी बात पर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। संदीप तो देव की हरकत को नहीं जानता था, मगर रोहित अच्छे से जानता था। इसीलिए वह बोला, जूनियर भाई, क्या तुम्हें लड़ने के सिवा और कुछ आता है? उसकी बात पर देव अपना सर खुजलाने लगा। ऐसा नहीं था कि वह शांति से नहीं रहना चाहता था, मगर जब से उसकी शक्ति बढ़ी थी, देव के अंदर लड़ने की शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, हम लोग चलते हैं, अरीना में हमें लड़ना भी तो है। उसकी बात मानकर वे दोनों अरीना की तरफ आने लगे। अरीना अकादमी के बीचों बीच बना हुआ था, जिसके चारों तरफ बैठने की सुविधा थी। जैसे ही देव वहां पर पहुंचा, उसे देखते ही बाकी लड़के बहुत हैरान थे। तभी एक लड़के ने रोहित से बोला, रोहित, क्या तुम इस बच्चे को लेकर अरीना के अंदर जाओगे? उसकी बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ रहा था, लेकिन देव ने उसका हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, आप भौंकने वाले कुत्तों से भी बहस करते हो क्या? उसकी बात सुनकर रोहित अब थोड़ा शांत हुआ, मगर उसे देव की बातों पर हंसी आ गई। देव ने कहा,
सीनियर, अगर आप पर कीचड़ पड़ जाए तो उसे साफ कर लो। अगर आपने कीचड़ में दोबारा से पत्थर मारा तो दोबारा से कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा, इसीलिए हमें हमेशा कीचड़ से दूर रहना चाहिए। उसकी बात पर सामने वाला लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। बच्चे, तुम्हें अपनी जान बिल्कुल ही नहीं प्यारी, मगर तुम यह जानते हो कि तुम जिस अलायंस से हो उसकी लीडर भी हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अभी तक सब सही था, पर जैसे ही उस लड़के ने नंदिनी को इन सभी में घसीटा, अचानक से देव की आभा अपने आप बदल गई। जब रोहित ने उसे ऐसे देखा तो वह समझ गया कि देव अब अपने काबू से बाहर जाने वाला है। इसीलिए वह बोला, जूनियर भाई, अपने आप को संभालो। रोहित की बात पर देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, आप चिंता न करें, आपको लगता है कि यह कचरा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। उसके मुंह से बार बार कचरा शब्द सुनकर अब उस लड़के को गुस्सा आ गया। वह बोला, बच्चे, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो क्यों ना हम यह फैसला अरीना के अंदर करें कि कौन कचरा है। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वह कब से वही सुनना चाहता था, इसीलिए वह अपनी जगह से गायब हो गया। उसके बाद वह अरीना के अंदर पहुंच गया। उसके अरीना के अंदर जाते ही सभी लोग एकदम से शांत हो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर यहां क्या हुआ। तभी पूरे ग्राउंड में देव की आवाज गूंजी, मैं देव राठौड़ इस लड़के को चुनौती देता हूं। उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अरे कचरे, मैं तुम्हारा नाम तो भूल ही गया, अपना नाम ही बता दो। उसकी बात सुनकर उस लड़के का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। वह बोला, बच्चे, मैं समझ गया कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। वहीं देव की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। वहीं जब उस लड़के ने सभी को हंसते हुए देखा तो उसका गुस्सा दोगुना हो गया। वह अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। वहीं इस वक्त सभी लोग हैरानी से देव की तरफ ही देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, यह देव राठौड़ है जो नंदिनी अलायंस का नया मेंबर है। उसकी बात धीरे धीरे पूरे ग्राउंड में फैलने लगी। वहीं इस वक्त ग्राउंड की सभी लड़कियां बस देव को ही देखती जा रही थीं। देव इस वक्त उन्हें किसी राजकुमार जैसा सुंदर दिख रहा था। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं इस वक्त जितने भी लड़के थे इस वक्त देव से जल उठे थे। रोहित ने जब यह देखा तो उसने एक आह भरी। उसने निराशा भरी नजर से संदीप की तरफ देखा। उसके बाद वह बोला, देव का कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद वे लोग जाकर अरीना के करीब ही बैठ गए। वहीं इसी वक्त जैसे ही वह लड़का अरीना के अंदर आया, उसे देखकर देव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसके बाद वह बोला, सीनियर, मैं छोटा बच्चा हूं, इसीलिए आप थोड़ा मुंह पर रहम करना। उसकी बात पर वह लड़का हैरानी से उसके तरफ देखने लगा। अभी जो लड़का भरी सभा में उसकी बेइज्जती कर रहा था, जैसे कि वह अकेला ही पूरे ग्राउंड को हरा सकता है, वह इस वक्त उससे नरमी बरतने की भीख मांग रहा था। देव की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने जब से सुना था कि वही देव राठौड़ है, तब से वह उसे हराकर उसकी सभी प्रसिद्धि अपने ऊपर लेना चाहता था। मगर जब उसने देखा कि देव सिर्फ एक बच्चा है तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने देव से बोला, बच्चे, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हें कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसकी बात पर देव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने कहा, सीनियर, आपका शुक्रिया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, आप लड़ाई शुरू करें। वह लड़का उस वक्त तक पूरे आत्मविश्वास में आ गया था, इसीलिए वह बोला, बच्चे, कोई बात नहीं, तुम पहले वार कर सकते हो। उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, आप निश्चित हो ना? उसकी बात पर वह लड़का बोला, बच्चे, मैं बच्चों पर कभी वार नहीं करता। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने अपने डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। वह अपने शरीर की शक्तियों को जांच लेना चाहता था, इसीलिए वह तेजी से बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ग्राउंड में खड़े कुछ ही छात्र उसकी रफ्तार को देख पाए थे। तभी वहां पर एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। उसके बाद सभी ने देखा कि वह लड़का उड़ते हुए अरीना से बाहर जाकर गिरा। जितने भी लोग यह देख रहे थे उनकी आंखें बाहर आ गईं। रोहित को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वह पहले से ही अपने आप को तैयार कर चुका था कि देव कुछ भी कर सकता है। मगर अकादमी के बाकी छात्रों को यह हजम कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि देव ने जो किया था वह एक तरह से नामुमकिन था, क्योंकि हर कोई उस लड़के की शक्तियों को जानता था। सभी जानते थे कि उस वक्त
उस अरीना में सबसे ताकतवर रोहित था, मगर रोहित को भी उसे हराने में थोड़ा वक्त लगता। मगर देव ने एक ही थप्पड़ में उसे हरा दिया और बिना किसी शक्ति का इस्तेमाल किए हुए। वहीं इस वक्त वह लड़का जब जमीन पर गिरा तो उसके कुछ दांत भी टूट गए। उसके बाद वह बेहोश हो गया। देव की इतनी खतरनाक शक्तियों को देखकर वहां पर सभी बहुत हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी देव ने कहा, देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस अकादमी का जो भी 10वें रैंक पर लड़का है वह आए। मैं उसे चैलेंज करता हूं। उसकी बात सुनकर सभी बहुत हैरान थे, क्योंकि सभी जानते थे कि अकादमी रैंक के टॉप 10 के छात्र कितने ज्यादा खतरनाक थे, और देव उन्हें ऐसे ही चैलेंज कर रहा था, माना कि उसने उस लड़के को हरा दिया जो अकादमी के टॉप 50 में भी नहीं था। इसका मतलब यह थोड़ी है कि वह सबको हरा देगा। उन सभी ने रोहित की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत था, जैसे कि उसे देव के लड़ने से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसकी बात पर देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद देव ने सामने को तरफ देखते हुए बोला, क्या रैंक 10 मुझसे नहीं लड़ना चाहता है? कोई बात नहीं, रैंक 9 का भी लड़ सकता है। उसकी बात सुनकर सभी बहुत हैरान थे। उसी वक्त पूरे ग्राउंड में एक आवाज गूंजी, बच्चे, तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि तुम हिम्मती बहुत ज्यादा हो। उसके बाद वह बोला, मैं हूं माधव, अकादमी रैंक 10 का खिलाड़ी। उसकी बात सुनकर देव को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह बाकियों की तरह घमंडी नहीं था। देव आगे बढ़ा और बोला, सीनियर, आपकी परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूं, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी बात पर वह लड़का बोला, बच्चे, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं तुम्हारी बातों को। उसके बाद वह बोला, बच्चे, पर मैं बता दूं, मैं ऐसे सरल हूं पर लड़ाई में नहीं हूं। उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, कोई बात नहीं सीनियर, आप ऐसे ही बहुत दयालु हैं, पर सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि मैं कहीं कुछ ज्यादा ही घायल ना हो जाऊं। उसकी बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, बच्चे, अब मुझे तुमसे डर लग रहा है, क्योंकि सरल इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं होता। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, सीनियर, ऐसा कोई भी बात नहीं है। उसके बाद उसने दोबारा अपने डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वह बोला, सीनियर, क्या आप शुरू करोगे कि मैं करूं? उसकी बात पर सामने वाला लड़का बोला, बच्चे, चलो हम लोग एक साथ अपनी वार को करते हैं। उसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वे दोनों आगे बढ़े और एक दूसरे पर वार कर दिया। वह लड़का एक पृथ्वी धातु का कृषक था, जिसके वजह से उसके हाथ पत्थर के हो गए थे। देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपने सामने वाले इंसान पर हमला कर दिया। जैसे ही दोनों की शक्ति टकराई, वहां पर एक छोटा सा धमाका हुआ। देव अपनी जगह से कुछ दूर पीछे चला गया। वहीं इस वक्त वह लड़का भी कुछ कदम पीछे हुआ, मगर उसे इस बात से हैरानी हुई कि देव ने इसमें कोई भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी उसे एहसास हुआ कि देव तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा है। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह तेजी से अपनी जगह से पीछे हट गया, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देव ने उसको एक मुक्का मार दिया। जैसे ही देव का मुक्का उस लड़के को लगा, उन दोनों का हाथ कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। देव समझ गया कि बिना अपनी किसी ताकत के वह अपना बचाव तो कर सकता है, मगर वह जीत नहीं सकता। इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद लगभग 10 वार उसने ऐसे ही किए। जैसे ही 10 वार खत्म हुए, देव ने ड्रैगन हैंड को जागृत कर दिया। उसके इस शक्ति को जागृत करते ही उसके हाथ हल्के बैंगनी ड्रैगन के जैसे दिखने लगे। जब रोहित ने यह देखा तो वह एक पल के लिए थोड़ा डर गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि देव उस लड़के पर बाकी लोगों जैसा वार न करे। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगा। उसी वक्त देव ने ड्रैगन हैंड को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया, मगर उसने अपनी हल्की शक्तियों को ही डाला था ताकि उस लड़के को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। उसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा और उस लड़के पर हमला कर दिया। जब देव ने उस पर हमला किया तो उस लड़के ने भी उसी वक्त देव पर हमला कर दिया, जिससे दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकरा गए, जिससे वहां पर हल्का सा धमाका हुआ, जिससे दोनों पीछे हट गए। तभी वह उस लड़के ने हैरानी में देव की तरफ देखा। इस वक्त देव के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी वह लड़के ने कहा, मैं हार मानता हूं। उसकी बात सुनकर सभी बहुत हैरान थे,
किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर वहां पर हुआ क्या। तभी वह लड़का देव के पास गया और बोला, जूनियर भाई, अगर तुम चाहते तो मुझे एक ही चाल में हरा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। उसकी बात पर देव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। तभी देव ने अपनी आवाज को धीमा किया और बोला, सीनियर, अगर मैं आपको एक ही वार में हरा देता तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जिस तरफ मेरी इज्जत कर रहे थे तो मैं आपकी इज्जत को कैसे कम होने देता। उसकी बात पर उस लड़के के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसकी बात पर माधव बोला, मैंने अपना पूरा नाम बताया ही नहीं। मध्य महाद्वीप के जाने माने परिवार मुलर परिवार का यंग मास्टर माधव मुलर। उसकी बात सुनकर देव बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, सीनियर, आप मध्य महाद्वीप से हैं? क्या उस उधर के योद्धा भी आते हैं क्या? उसकी बात पर माधव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, मैं ही नहीं, यहां पर बहुत सारे योद्धा हैं जो मध्य महाद्वीप से हैं। देव ने अपनी आवाज को धीमा किया और बोला, सीनियर, अगर मैं आपको एक ही वार में हरा देता तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जिस तरफ मेरी इज्जत कर रहे थे तो मैं आपकी इज्जत को कैसे कम होने देता। उसकी बात पर उस लड़के के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसकी बात पर माधव बोला, मैंने अपना पूरा नाम बताया ही नहीं। मध्य महाद्वीप के जाने माने परिवार मुलर परिवार का यंग मास्टर माधव मुलर। उसकी बात सुनकर देव बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, सीनियर, आप मध्य महाद्वीप से हैं? क्या उस उधर के योद्धा भी आते हैं क्या? उसकी बात पर माधव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, मैं ही नहीं, यहां पर बहुत सारे योद्धा हैं जो मध्य महाद्वीप से हैं। जब देव ने यह सुना तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने दोबारा उससे पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि मध्य महाद्वीप से योद्धा क्यों यहां आते हैं? उसकी बात सुनकर वह बोला, अरे मैं ही नहीं, रोहित और नंदनी भी मध्य महाद्वीप से हैं। यह सुनकर तो देव की आंखें और बाहर आ गईं। वह हैरानी से दोबारा रोहित की तरफ देखने लगा। जैसे ही यह हुआ, रोहित अपना सर खुजलाने लगा। तभी माधव बोला, जूनियर भाई, हम लोगों को अब तो एक साथ ही रहना है, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, तुम अभी कहां पर रह रहे हो? उसकी बात पर देव के चेहरे पर थोड़ा पसीना आ गया। उसने कहा, अरे अभी सीनियर रोहित के साथ ही रहता हूं, लीडर ने उन्हीं के साथ रहने के लिए बोला है। जब देव ने रोहित से देव की बात सुनी तो उसे घूरने लगा। उसने सोचा कि इन दोनों ने मिलकर पहले ही उससे परेशान करके रखा हुआ है, अब वह औरों को भी शामिल कर रहा है। उसके बाद माधव उससे बोला, कोई न जूनियर भाई, चिंता न करो, सब ठीक ही होगा। और रही बात आपकी लड़ाई की, मुझे लगता है कि आपको टॉप 5 में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, शुक्रिया सीनियर। उसके बाद वह दोबारा अरीना के अंदर खड़ा हो गया। उसके बाद वह बोला, मैं देव राठौड़, अकादमी रैंक के 9वें स्थान के योद्धा को चैलेंज करता हूं। उसकी बात सुनकर बाकी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि देव ने अभी एक ही जीत जीती थी और अब फिर से लड़ना शुरू करने वाला था। वहां की लड़कियां तो देव को देखकर पागल हो रही थीं। संदीप ने इस नजारे को देखा तो वह रोहित से बोला, सीनियर, अगर बड़ी सीनियर को यह मालूम पड़ गया कि ये लड़कियां देव को ऐसे देख रही थीं, तो मुझे डर है कि कहीं वे इन लोगों की आंखें ना निकाल लें। यह कहकर संदीप हंसने लगा। उसकी बात पर इस वक्त रोहित को भी हंसी आ गई। तभी रोहित बोला, ये दोनों मिलकर कितनों के दिल को तोड़ने वाले हैं। लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर एक लड़की आई, जिसे देखते ही सभी लड़कों की नजर उसी पर पड़ गई। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। सभी लड़के अपनी आंखें फाड़े बस उसी लड़की को देखने लगे, क्योंकि वह अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में एक रिद्धिमा थी, जो अकादमी रैंक के 9वें स्थान पर थी। उसके आते ही पूरा अकादमी शांत हो गया। जब देव ने उसे देखा तो उसे उस लड़की का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियां थीं कि उसके सामने यह लड़की औसत ही लगती, इसीलिए देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वहीं जब वह लड़की आई और उसने अपने आसपास के योद्धाओं में अपना क्रेज देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर उसने अपनी मुस्कान को छिपा लिया और घमंड से चलकर देव के पास आ गई। पर जैसे ही उसकी नजर देव के ऊपर पड़ी, एक पल तो वह बस देव को देखती ही रह गई।
उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह देव के पास गई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, तो तुम हो देव राठौड़, जिसने आते ही पूरे अकादमी में अपना नाम गूंजा दिया है। रोचक, मुझे तुम पसंद आए। उसकी बात पर देव बोला, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर माफ करना, पर तुम मुझे पसंद नहीं आई। देव की बात सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि आज तक उसने किसी भी लड़के की तारीफ नहीं की थी। आज पहली बार उसने किया और उस लड़के ने उसे ऐसा जवाब दिया। तभी वह झूठी मुस्कान मुस्कुराने लगी। उसके बाद वह बोली, बच्चे, तुम देखने में जितने अच्छे हो उतना तुम्हारे बोलने का तरीका सही नहीं है। उसकी बात पर देव बोला, यह बात है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। लेकिन बात क्या है ना, तुम न देखने में अच्छी हो और न ही रोचक। इसीलिए मेरा वक्त बर्बाद न करो और लड़ाई खत्म करो। मेरे पास वक्त नहीं। देव की बात सुनकर रिद्धिमा को अब गुस्सा आ रहा था। उसने देव से बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लड़कियों के साथ बात करने का सलीका नहीं है? उसकी बात पर देव मुस्कुराते हुए बोला, यह क्या होता है? मुझे तो नहीं मिला आज तक। तुम्हें मिला है तो बता देना कि कहां पर मिलता है। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा को लग रहा था कि देव उसकी बेइज्जती कर रहा है। इसीलिए उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद उसने आंखें खोली। बच्चे, मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर सलीके की कमी है, इसीलिए तुम्हें सीखना पड़ेगा। उसके बाद उसने अपने पास से एक हंटर निकाला। उसके बाद बोली, बच्चे, तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना, तो उसे पूरा कर देती हूं। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को अपनी हंटर में भरना शुरू कर दिया। देव उसकी बातों से ऊब गया था और उसे उस लड़की से बहस करने का भी मन नहीं कर रहा था। उसने डिवाइन बॉडी को जागृत किया और तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ा। रिद्धिमा अभी समझ भी पाती कि वहां पर हुआ क्या। तभी अचानक से उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा, जिसके बाद वह अरीना से बाहर जाकर गिरी। उसकी यह हरकत देखकर रोहित की आंखें बाहर आ गईं। उसने सोचा कि क्या यह लड़का लड़के और लड़की के बीच का अंतर को नहीं जानता था क्या? देव को देखकर वहां पर खड़े सभी लड़कों को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह उनके लिए किसी देवी जैसी थी, मगर देव ने उसे एक ही थप्पड़ में हरा दिया। वहीं उस वक्त रिद्धिमा अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके मुंह से खून आ रहा था। यही नहीं, उस वक्त उसके गाल सूजकर और भी फूल गए थे, जिससे रिद्धिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने देव की तरफ गुस्से में देखा। उसके बाद वह बोली, तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं, इसीलिए तुमने यह किया है। उसकी बात पर देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बस मुस्कुरा दिया। उसी वक्त रोहित देव के पास आ गया। उसके बाद उसने देव से बोला, देव, वह कोई आम लड़की नहीं है। उसके प्रेमी बहुत ही क्रूर है, साथ में वह एक मार्शल राजा है। इसकी बात पर देव के चेहरे पर कोई भी हैरानी नहीं हुई। उसने कहा, मैं समझता हूं तभी तो इसे इतना क्रूर है, पर जवाब देना जरूरी था। पर आप भी जानते हैं कि वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह कहते वक्त देव के चेहरे पर एक मुस्कान थी। रोहित समझ गया कि देव किसी से भी नहीं डरने वाला। उसके बाद देव ने दोबारा रैंक 8 के योद्धा को चैलेंज किया। देव ने 4 लड़ाइयां जीत लीं। उसी वक्त अचानक उस पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। उसी वक्त उसने वहां पर एक लड़का आते हुए देखा। उसके आते ही पूरा ग्राउंड चुप हो गया, क्योंकि उस लड़के का डर उस अकादमी में बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसे अकादमी का सबसे क्रूर लड़का माना जाता था। उसके बाद वह अचानक से देव के सामने आ गया। उसके आते ही देव ने हैरानी से उसे देखा। उसे उस लड़के से खतरा महसूस हो रहा था। उसने कहा, क्या बात है? क्या मैं तुमको जान सकता हूं? जब उसने देव की बात सुनी तो उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था। उसने कहा, बच्चे देव राठौड़, तुम्हारा ही नाम है? उसकी बात पर देव ने हां में सर दिया। उसके बाद वह बोला, बच्चे, मैं सुरेश मान हूं। उसकी बात सुनकर देव अपना सर खुजलाने लगा। उसके बाद वह उससे बोला कि क्या आप ही रैंक 5 पर हैं? उसकी बात पर उस लड़के ने कहा, नहीं बच्चे। तभी वहां पर रिद्धिमा आ गई। उसके बाद वह सुरेश के बगल में खड़ी हो गई। उसके आते ही रोहित अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया और देव के बगल में आकर खड़ा हो गया। रोहित को देखते ही देव बहुत हैरान हुआ। तभी रोहित बोला, सुरेश, एक कोर्ट छात्र मुख्य स्टूडेंट के बीच क्या कर रहा है? तुम अच्छे से जानते हो कि यह अरीना कोर्ट छात्रों के लिए नहीं है। उसकी बात सुनकर सुरेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, रोहित, तुम अच्छे से जानते हो मेरा यहां पर आने का कारण क्या है।
उसकी बात पर रोहित बोला, और तुम उस अकादमी के नियम को तोड़ रहे हो। कोई कोर्स स्टूडेंट अपने से छोटे स्टूडेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। उसकी बात पर सुरेश बोला, रोहित, तुम जानते हो कि उस लड़के ने रिद्धिमा के साथ क्या किया है। उसकी बात सुनकर रोहित कुछ बोलने ही वाला था कि उसी वक्त वहां पर देव की आवाज गूंजी। शायद तुम भूल रहे हो कि वह लड़ाई थी। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक थप्पड़ भी सहन करने के लायक नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। यह कहते वक्त देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसकी बात पर रोहित ने अपने सर को पकड़ लिया। वह समझ गया कि देव किसी का भी गुस्सा किसी वक्त बढ़ा सकता है। इस वक्त सुरेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, बच्चे, तुम शायद नहीं जानते कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो। उसकी बात पर देव बोला, क्या तुम मानव सम्राट हो या कोई देवता हो? अगर उससे नीचे किसी साम्राज्य का सम्राट या किसी बड़े परिवार के लीडर हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े सभी स्टूडेंट्स की आंखें बाहर आने को थीं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या देख रहे हैं। कोई इस अकादमी के सबसे खूंखार योद्धा से बात कर रहा था और वह इस लहजे में। उसकी बात सुनकर सुरेश का गुस्सा उसके हद से बाहर हो गया। यही नहीं, अचानक से उस जगह पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। वहीं इस वक्त जब रोहित ने यह देखा तो अब उसे भी गुस्सा आ गया। उसी वक्त वहां पर रोहित की कड़क आवाज गूंजी, लगता है कि बच्चों के साथ लड़कर तुम अपने आप को बहुत ही ताकतवर योद्धा समझने लगे हो। उसके गुस्से की वजह से उसके आसपास अचानक से हल्की हल्की बिजलियां चमकने लगी थीं। भले ही वहां पर खड़े और स्टूडेंट्स को रोहित की ताकत नहीं मालूम थी, पर सुरेश अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, बच्चे, आज तो तुम्हें रोहित ने बचा लिया, लेकिन देखता हूं कि आगे से कौन बचाता है। उसकी बात पर देव के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। उसके बाद वह बोला, क्यों ना हम लोग अगले माह ही इस लड़ाई को रखें। उसकी बात को सुनकर वहां पर हर कोई हैरान था। तभी सबने पूछा कि आखिर यह हो क्या रहा है। सभी जानते थे कि सुरेश मार्शल किंग के स्तर पर है, तब भी देव उससे लड़ना चाहता है। उसकी बात सुनकर रोहित हैरान था। वहीं इस वक्त रोहित के चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी। उसने अपने आप से बोला, क्या यह लड़का पागल हो गया है? उसने उसी क्षण हैरानी से देव को देखा। उसने देखा कि देव बिल्कुल शांत था, इसीलिए वह अब कुछ भी नहीं कह सकता था। तभी वह देव के पास गया और बोला, जूनियर भाई, मैं जानता हूं कि तुम थोड़े ताकतवर हो, पर उसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम हर किसी से लड़ सकते हो। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, सीनियर, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो। आप जानते हो ना कि मैं बिना सोचे कोई भी फैसला नहीं करता। उसकी बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। उसी वक्त सुरेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, बच्चे, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। चलो ठीक है, अगले माह के इसी तारीख यानी 3 को ही हम लोग लड़ेंगे और उस लड़ाई के बीच कोई भी नहीं आ सकता। उसकी बात पर देव बोला, ठीक है, आप जैसा चाहें। उसकी बात सुनकर सुरेश ने देव को एक शैतानी मुस्कान के साथ देखा। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देव ने दोबारा अरीना की तरफ देखा और बोला, मैं अकादमी रैंक के 5वें स्तर के योद्धा को चैलेंज कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर सभी हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि देव यहीं पर ही रुक जाएगा, लेकिन देव हार मानने को तैयार नहीं था। वह अब भी और लड़ना चाहता था। वह इस वक्त देव ने अपने आप को संभाला और चारों तरफ देखने लगा। उसी वक्त कुछ ही पल में उसे ग्राउंड में एक लड़का आता दिखा, जिसे आते ही सभी लड़कियां उसके नाम की होटिंग करने लगीं। देव को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने देखा कि उस लड़के का चेहरा बिल्कुल साफ था, बिल्कुल किसी लड़की के जैसे। उसे देखकर समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह लड़का है कि लड़की। उसने आते ही देव का अभिवादन किया। उसके बाद उसने रोहित का अभिवादन किया। उसके अभिवादन करने के बाद उस लड़के ने देव से बोला, जूनियर भाई, मैं नितेश हूं, इस अकादमी के 3रे साल का छात्र। उसकी बात सुनकर तो एक पल के लिए देव भी उसकी बात में खो गया। तभी देव ने अपने आप को झकझोरा। उसे समझ में नहीं आया कि कोई लड़के की बोली इतनी मीठी कैसे हो सकती है। उसके बाद देव ने कहा, सीनियर, मैं हूं देव राठौड़। देव की बात सुनकर वह लड़का बोला, अरे जूनियर भाई, आज के दौर में इस अकादमी में कौन है जो इस नाम के बारे में नहीं जानता। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा,
यह तो आपका बड़प्पन है, मैं तो छोटा सा योद्धा हूं। उसकी बात सुनकर वह लड़का बोला, जूनियर भाई, अगर आप योद्धा हो तो इस अकादमी का हर योद्धा चाहेगा कि वह तुम्हारे जैसा आम योद्धा बने। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, मगर कोई भी बता सकता था कि वह मुस्कान कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। मगर देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, सीनियर, आप भी कम प्रसिद्ध नहीं हैं, वह आपके आते ही समझ में आ रहा है। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना हम लोग लड़ाई करें। मैं समझता हूं कि आपकी यह पहली चाल है, पर क्या है ना, मेरे ऊपर आपकी यह चाल काम नहीं करने वाली। उसकी बात सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बहुत ही कम योद्धा थे जो उसके इस वार से बच पाते थे। वह हैरानी से देव की तरफ देखने लगा। तभी वह बोला, रोचक, छोटे भाई, तुम हो तो बहुत रोचक। उसके बाद उसने एक पंखा निकाला। उसके बाद वह उसे हिलाने लगा। तभी वह बोला, कोई बात नहीं बच्चे, मैं तुमसे प्रभावित हुआ। शायद तुम्हें नहीं मालूम, मगर इस अकादमी में ऐसे बहुत कम ही योद्धा हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है। अब उनके किस्त में तुम भी शामिल हो गए। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, सीनियर, आप प्रयास करेंगे कि मैं ही हमले का शुरुआत करूं? इसकी बात सुनकर वह लड़का बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि वह ऐसे कर सकता है। उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद उसने दोबारा खोला। इस वक्त उसकी आंखों में पीली रोशनी थी। उसके बाद वह बोला, कोई बात नहीं बच्चे, तुम अच्छे हो, अब यह तय करो। इसके बाद उसने अपनी शक्तियों को उस पंखे के अंदर भेजना शुरू कर दिया। देव को वह पंखा बहुत ही अजीब लगा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह पंखा ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त उस पंखे से एक पीली रोशनी की धार निकली और देव की तरफ आने लगी। देव को महसूस हुआ कि कोई खतरनाक शक्ति उसके तरफ आ रहा है। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला, मगर उसने इस बार डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट नहीं किया। इस बार उसने ड्रैगन स्केल को जागृत कर दिया। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। उसी वक्त देव के चारों तरफ की शक्तियां सिकुड़कर उसी के पास आने लगी। जब यह हुआ तो आसपास के योद्धा बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। वहीं जैसे ही उस लड़के की शक्तियां देव से टकराईं, छोटा सा धमाका हुआ, जिसके बाद देव अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट गया। मगर इससे ज्यादा देव को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वहां पर खड़े योद्धाओं के साथ साथ खुद उस लड़के की हालत भी खराब हो गई। जैसे ही यह हुआ, अचानक से देव ने अपनी आंखें को बंद किया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, माफ करना पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ खेलता रहूं। सामने वाला लड़के को समझ में नहीं आया कि आखिर देव कहना क्या चाहता है। इसीलिए उसने हैरानी से देव की तरफ देखा। इस वक्त देव की आंखें बंद थीं। उसी वक्त देव ने अपनी आंखों को खोला। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर सामने की तरफ देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, चलिए अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। देव ने ड्रैगन हैंड को एक्टिवेट किया, तेजी से आगे बढ़ा। उसके बाद उसने सामने वाले लड़के के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में थोड़ी हलचल हुई। वहीं उस लड़के ने भी अपनी पूरी शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को अपने पंखे में छिपाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने भी देव पर हमला कर दिया। जैसे यह हुआ, अचानक से वहां पर बहुत ही तेज धमाका हुआ। उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मगर इस वक्त देव का हाथ सुन्न हो गया था। वह समझ गया था कि वह कोई आम योद्धा नहीं है। उसने अपनी शक्तियों को सबसे छिपाकर रखा हुआ है। मगर देव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि कोई आज उसके रास्ते में ना आए। उसके बाद देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा। इस वक्त वह समझ गया था कि देव को हराना इतना भी आसान नहीं है। वह यह बात भी जानता था कि अपनी इस शक्ति से देव को नहीं हराया जा सकता। इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। देव ने भी इस बार लापरवाही करना बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। उसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा किया। उसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपनी डिवाइन बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसके अंदर की हलचल में बहुत ज्यादा बदलाव होने लगा।
यही नहीं, देव की शक्तियां इस वजह से दोगुनी हो गई थीं। इसी वजह से उसने दोबारा ड्रैगन हैंड को एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखते हुए बोला, सीनियर, माफ करना अगर मैं कुछ ज्यादा ही क्रूर हो जाऊं। उसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा। इस बार उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह लड़का देव को देख ही नहीं पाया कि आखिर वह आया कब। उसके बाद देव आकर सीधा उससे टकरा गया। जैसे ही यह हुआ, वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरा अरीना हिल गया। यही नहीं, अरीना में पूरी तरह से धुआं धुआं ही हो गया। कुछ पल के लिए किसी को कुछ समझ में आया ही नहीं। तभी धीरे धीरे धुआं छटा। जैसे ही यह हुआ, आस पास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उसी वक्त सभी ने देखा कि वह लड़का इस वक्त अरीना के किनारे गिरा हुआ है। इस वक्त उसके मुंह से खून आ रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। पहले तो वह नहीं बता सकता था कि देव का असली स्तर क्या है, पर अब वह जानता था कि देव अभी मार्शल मास्टर के चरम पर भी नहीं पहुंचा और अभी से इतना ताकतवर है। वह देव की शक्तियों का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देव ने रोहित की तरफ देखा। उसके बाद वह बोला, सीनियर, अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात पर रोहित ने भी हां में सर हिला दिया। अभी देव जा ही रहा था कि अचानक एक लड़की उसके सामने आ गई। देव ने देखा कि वह भी देखने में रिद्धिमा से कम नहीं थी। उसने गुरूर से पूछा, देखो, आज तक मुझे इस अकादमी में ऐसा कोई दिखा नहीं जिसको मैं अपना साथी बना सकूं, मगर आज जब तुम्हें देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लायक हो। उसकी बात पर देव के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसके बाद उसने रोहित की तरफ देखा। उसके बाद वह बोला, सीनियर, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? उसकी बात पर रोहित ने न में सर हिला दिया। तभी वह देव के पास आया और बोला, जूनियर भाई, अगर लीडर के गुस्से से बचना चाहते हो तो बाकी लड़कियों से दूर ही रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देव उसकी बात को समझ गया। उसके बाद वह बोला, देखो, पर तुम मुझे अपने लायक नहीं लगती। उसके बाद वह जाने लगा। जब उस लड़की ने देव को जाते हुए देखा तो वह बोली, मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है कि तुम मेरे साथी हो। उसकी बात पर देव के कदम रुक गए। उसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस वक्त देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह रोहित की तरफ दोबारा से मुड़कर बोला, क्या आप उस नीलामी घर के बाहर के नजारे को भूल गए कि आपको दोबारा याद कराऊं? उसकी बात सुनकर वह लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, लड़के, मैं तुम्हें बचने का एक मौका दे रही थी। तुम मेरे साथी बन जाते तो मैं तुम्हें बख्श सकती थी। उसकी बात सुनकर देव बोला, क्या है, मुझे अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन अच्छे लगते हैं। जितना मेरी दुश्मनी का दायरा लंबा होगा, मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद वह बोला, तुम जानती हो कि महान इंसान ने कहा है कि अगर आपके दुश्मन न हो तो आप इंसान ही नहीं, आप एक मुर्दा हो या कोई जानवर हो। इसीलिए तुम जो चाहो कर सकती हो। इस साम्राज्य का सबसे बड़ा परिवार, राजवत परिवार, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम क्या हो? उसकी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था, पर देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उस लड़की ने चारों तरफ देखा। उसे लग रहा था कि आसपास के सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। इसीलिए वो बोली, बच्चे, तुम्हें इसका कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उसके बाद वह भी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। तभी एक लड़का बोला, अरे, यह तो मैथिली शहर की राजकुमारी है। उसने इसे भी अस्वीकार कर दिया। ऐसे ही तरह की बात पूरे ग्राउंड में छा गई थी। यह तय था कि आज पूरा दिन देव की ही बात होने वाली थी। वहीं इस वक्त देव रोहित के साथ उसके पहाड़ पर चला गया। उसके जाने के बाद वह जाकर सोफे पर लेट गया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। उसकी बात पर वह बोला, क्या बात है जूनियर भाई, आज कुछ ज्यादा ही नहीं थक गए थे? तभी देव ने नजर चारों तरफ डाली, मगर उसे संदीप कहीं पर नहीं दिखा। तभी देव ने उससे पूछा, सीनियर, संदीप कहां पर है? उसकी बात सुनकर रोहित बोला, वह कब का चला गया था। उसके बाद वह बोला, अच्छा जूनियर भाई, तुमने बहुत ही बढ़िया संवाद मारा था। किस महापुरुष ने यह कहा है? उसकी बात पर देव अपने सर को खुजलाने लगा। उसके बाद हंसते हुए बोला, वह महान इंसान आपके सामने खड़ा है, देव राठौड़। उसकी बात पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
मगर वह जानता था कि देव ने अपने तजुर्बे से कहा था, क्योंकि जितनी उसकी उम्र थी उससे भी ज्यादा उसके दुश्मन थे। उसके बाद उसने देव से बोला, जूनियर भाई, कोई बात नहीं, तुम जो चाहो कर सकते हो और कह भी सकते हो। उसके बाद वह बोला, देव देखो, अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं खुद गहरे ध्यान में जा रहा हूं, इसीलिए मुझे बहुत समय लग सकता है, इसीलिए मैं बहुत कम मिलने वाला हूं। मगर आज शाम को नंदिनी ने एक पार्टी रखा हुआ है, इसीलिए हम एक बार तो शाम को मिल ही सकते हैं। उसकी बात पर देव ने हाँ में सर हिला दिया, मगर वह थोड़ा हैरान हुआ कि नंदिनी ने किस बात की पार्टी रखा हुआ है। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति देखकर रोहित समझ गया कि देव क्या सोच रहा है। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, बात यह है कि तुम नंदिनी अलायंस के नए मेंबर हो, मगर जब भी नंदिनी अलायंस में कोई नया मेंबर आता है तो पार्टी रखी जाती है ताकि सभी लोग उससे मिल सकें। उसकी बात सुनकर देव समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। उसकी बात सुनकर देव वहां से नंदिनी के घर की तरफ जाने लगा, मगर जब वह नंदिनी की पहाड़ी पर पहुंचा तो उसका उसे नंदिनी के सामने जाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए देव ने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद इसने दोबारा दूसरी तरफ जाने लगा। जैसे जैसे देव उस तरफ बढ़ा, उसने देखा कि वहां नंदिनी के महल के पीछे एक तालाब था जिससे हल्की हल्की भाप निकल रही थी। देव को यह बहुत ही रोचक लग रहा था, इसीलिए वह जल्दी से नंदिनी के घर के अंदर चला गया। उसके बाद वह सीधा उसके महल के पीछे चला गया। जैसे ही वह वहां पर गया, उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा तालाब था जिससे बहुत गर्म पानी निकल रही थी। जब देव ने यह देखा तो उसका मन हुआ और तो वह जल्दी से उस तालाब में उतर गया। जैसे ही देव उसके अंदर गया, उसकी अंदर की सभी थकान खत्म होने लगी। देव ने एक डुबकी लगाया। उसके बाद उसने दोबारा आंखें खोली, मगर इस बार जैसे ही वह ऊपर आया, अचानक उसके सामने नंदिनी आ गई, जिसने अभी इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर बिल्कुल किसी मखमल जैसा था। उसका दूध सा गोरा रंग, जैसे कि कोई संगमरमर की मूर्ति उसके सामने हो। नंदिनी ने इस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका आगे का पूरा शरीर सीधा देव के सामने था। देव की नजर तो बस उसी पर टिक गई थी, वह बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वहीं इस वक्त नंदिनी भी अपनी आंखों को बंद करके रखी हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है। उसने जल्दी से अपनी आंखों को खोला तो उसके सामने देव था, जो उसके सीने को ही घूर रहा था। जैसे ही नंदिनी ने देव को वहां पर देखा तो वह जल्दी से नीचे पानी में बैठ गई। उसके बाद उसने गुस्से में देव से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहां पर आ गए? उसकी बात पर देव को होश आया। अब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। उसके बाद वह जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गया। नंदिनी जल्दी से पानी से बाहर आ गई। उसके बाद उसने अपने कपड़ों को पहना, मगर इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। उसके बाद देव भी तालाब से बाहर आ गया। इस वक्त उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिससे उसका सुगठित शरीर नंदिनी को अपनी तरफ खींच रहा था। यही नहीं, उसके शरीर से टपकता हुआ हर एक पानी नंदिनी की सांसें बढ़ा रही थी, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोली, तुम जल्दी से पहले अपने पूरे कपड़ों को पहनो। नंदिनी जल्दी से पानी से बाहर आ गई। उसके बाद उसने अपने कपड़ों को पहना, मगर इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। उसके बाद देव भी तालाब से बाहर आ गया। इस वक्त उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था,